हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 में हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लास्ट टाइम मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज सिखा दी थी। मैंने बता दिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं। जब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स जो कि सेवरस में है और सेवरस पेरिस के पास है और ये सब फ्रांस में है, तो वहां पर उस कंट्री में जब ये ब्यूरो हुआ, उस ब्यूरो के अंदर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हम लोगों को ये पता चला कि हमारे पास देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम उनकी डेफिनेशंस को अगर डिस्कस करते हैं तो उनकी डेफिनेशंस में से 3 डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए कौन सी है। हम 1 मीटर की डेफिनेशन कर चुके हैं, हम 1 किलोग्राम की डेफिनेशन कर चुके हैं, हम 1 सेकंड की डेफिनेशन कर चुके हैं। अब हम आते हैं टेम्परेचर के ऊपर और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। नाउ अब हमें डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय 1 केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर क्या है और 1 केल्विन टेम्परेचर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज केल्विन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट 1 केल्विन। दिस इज टेम्परेचर एंड इसकी यूनिट होती है केल्विन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट 1 केल्विन। देखिए 1 केल्विन क्या है। 1 केल्विन टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर को 1 केल्विन टेम्परेचर का नाम देंगे। अगर हम यहां पर इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर अगर हम इसके बारे में बात करें तो वहां पर हम लोगों के अंदर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने यहां पर 1 केल्विन की डेफिनेशन को डिस्कस किया है और 1 केल्विन की डेफिनेशन से अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सुनिए। अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम ये देखें कि अगर हम टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर की एक यूनिट और होती है जिसको हम ज्यादातर याद रखते हैं। दिस इज डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में नोट करते हैं। पहले मैं आपको डिग्री सेल्सियस बताऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको 1 केल्विन की इंफॉर्मेशन दूंगा, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हम 0 डिग्री सेल्सियस हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेकर के चलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम इस 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएं, हम इसको इंक्रीज करते रहें और इंक्रीज करते करते हम यहां पर आ जाएं, यहां पर, और इस पे जाके वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ठीक है, एक हो गया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, एक हो गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहां पर इनके बीच में जो आप ये निशान लगा दें और हर एक निशान आपको इस तरह से लगाना है कि 0 से लेके 100 तक आप बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में 100 पार्ट्स आप इसके कर दीजिए, तो कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी। एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहां पर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इस तरीके से आप इसके पार्ट्स करते करते इसके 100 पार्ट्स कर देंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, तो आप यहां से पहले प्रैक्टिकली देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने नोट किया और मान लीजिए वो टेम्परेचर इस समय सब्सटेंस का यहां पर है, तो ठीक है, सब्सटेंस का टेम्परेचर इस समय यहां पर है। व्हाटएवर, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये आपके पास हो गया 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर आप सब्सटेंस को थोड़ी हीट दे देंगे तो जैसे ही सब्सटेंस को थोड़ी हीट देंगे ये टेम्परेचर यहां से इंक्रीज होगा
और ये टेम्परेचर यहां से इंक्रीज होते होते और अब टेम्परेचर यहां पर आ चुका है, ये लीजिए, और यहां पर देखा, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। दैट मींस अब आपने इस सब्सटेंस का, जिसको आप हीट दे रहे हो, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप लोगों ने 19 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है। दैट मींस आपने सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे डेफिनेशन दीजिए 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम किसको कहेंगे? तो सोचो आप यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? तो मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि मुझे 1 डिग्री सेल्सियस की डेफिनेशन देनी है। तो दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए, यहां से लेके और यहां तक मेरे पास ये इस तरह से इसके 100 पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको, जो ये 100 पार्ट्स इसके दे रखे हैं, इस 100 पार्ट को मैं 100 से ही डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इसके लिए 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए वो आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन जितने ये डिजिट्स हैं, दीज आर 100, तो ये 100 आपने लिखा। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस गया, आपने अपॉन में 100 किया, तो डेफिनेटली आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो वो ऐसे हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1/100 इंटू, आगे बढ़िए, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे? दिस इज, पहला आया आपके पास, पहला केस आपने लिखा 1 डिग्री सेल्सियस is defined as the temperature which is 1/100, यानी कि फ्रैक्शन किया 1/100 into boiling point of water minus freezing point of water। आपने इसकी डेफिनेशन यहां पर इस तरीके से बना दी है। ये हमारे पास डेफिनेशन आती है एंड दिस डेफिनेशन इज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें तो यहां पर पता है कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की अगर हम एसआई सिस्टम में यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर की एसआई सिस्टम में यूनिट केल्विन होती है। इसको हम डिग्री केल्विन भी बोलते हैं और इसको हम केल्विन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री केल्विन और 1 केल्विन? अब आप बिल्कुल इसी हिसाब से, इसी के पैटर्न पे इस डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स वॉच। सबसे पहली बात अगर आप यहां पर देखें वो ये है, मान लीजिए इस समय आपने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिया है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये है, आपने ये 0 डिग्री सेल्सियस लिया। अब आप कहोगे सर ये अचीव कैसे करेंगे? मैं आपको इसके प्रैक्टिकल फॉर्मेट बताता हूं। प्रैक्टिकली हम कैसा करते हैं, हम किसी कंटेनर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर हम पानी ले लेंगे। उस पानी के अंदर, बर्तन के अंदर जो पानी लिया, उस पानी में हम आइस डाल देंगे। जब हम उस पानी में आइस डाल देंगे, अब कोशिश कीजिए कि उस आइस को, उस पानी में कुछ पार्ट उस आइस का पानी में घुल जाए। तो अब जितना टेम्परेचर आइस का होगा उतना ही टेम्परेचर उस वाटर का भी होगा। या सिंपल एक काम कर ले, किसी कंटेनर को ले ले, उस कंटेनर के अंदर आपने आइस को रख दिया। आइस थोड़ी देर के बाद हल्का सा उसका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई कुछ पार्ट उसका, देन वहां पर अब उस कंडीशन में हम ये कह के चलते हैं कि वाटर 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। वहां पर वाटर सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में भी है और वहां पर वाटर लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में भी है। तो वाटर की वहां पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर हम यहां पर प्रेशर और अप्लाई कर देते हैं। प्रेशर हम लो प्रेशर कर देंगे।
जैसे ही लो प्रेशर कर दें, और अगर आपने कभी देखा भी हो जहां पर बर्फ रखी है उस बर्फ में से हल्की हल्की वेपर्स निकलती है, तो वहां पर अगर प्रेशर को कम कर दें तो वो वेपर्स आपको साफ साफ दिखाई देना शुरू कर देंगी। दैट मींस ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उस टेम्परेचर को हम लोग यहां पर ये टेम्परेचर ले लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपनी दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम वहां पे प्रेशर को लो कर दें तो लो प्रेशर होने से उस केस में वहां पर वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो नेम एज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, उसमें वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, हम अगर उसको थोड़ा डीपली पढ़े तो पता लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट करता है। जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है तो वाटर सॉलिड और लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा। बट अगर आपने प्रेशर को लो कर दिया तो लो प्रेशर होने के बाद उस कंडीशन पे वाटर के अंदर से वेपर्स निकलने शुरू होते हैं। एट दैट कंडीशन वाटर अपनी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशंस में आ जाता है। उस केस में हम उस टेम्परेचर को लगभग ये वाला टेम्परेचर बोलते हैं। अब यहां पर देखने पे पता चला, अगर हम ये कहें कि क्या इस टेम्परेचर पे आके वाटर के या किसी भी सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन डिस्टर्ब हो जाता है? क्या सभी के सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन रुक जाता है? नहीं, पता चला इस पे जाके सभी का मोशन रुकता नहीं है। तो ये कंडीशन एग्जैक्ट कंडीशन नहीं होती। इस पे जाकर भी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो तो उस समय उनके पास हल्की हल्की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। हम ऐसा टेम्परेचर लाना चाहते हैं जिस टेम्परेचर पे वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाते हैं। जब हम धीरे धीरे करके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाते हैं तो यहां पर जाने के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आया, दिस इज -273.19। अब सुनिए, दिस इज 273.19। आपका एक डाउट क्लियर करता हूं, आपको कई बार ये 273.16 भी मिलेगा, कई बार आपको केमिस्ट्री के टीचर आपको हमेशा 273.15 बताएंगे, और अब आज के टाइम में हम जब नया देखें दिस इज 273.19 है, यानी कि रिसेंट स्टडीज इसको 273.19 बोलती हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी लिख देंगे तो ये सारे तीनों के तीनों ठीक हैं, क्योंकि हमें तो अपनी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। इसलिए मैं अब उस पर आ रहा हूं जो मैंने नोट्स के अंदर लिख रखा है। सो दिस इज -273.16 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये माना गया कि इस टेम्परेचर पे आने के बाद वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, उन सभी की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी। किसी तरह का कोई मोशन इनके अंदर नहीं होगा। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की सब तरह की एनर्जी 0 हो चुकी है, यानी कि ये वो कंडीशन है जहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी क्या हो चुकी है? 0। इस -273.16 डिग्री सेल्सियस को हम नाम देते हैं दिस इज 0 केल्विन। हम इसको 0 केल्विन बोलते हैं। हम थोड़ा आगे चले, अगर ये -273.16 0 केल्विन है तो ये बताओ -272.16 क्या रहा होगा? तो पक्की बात है, अगर ये -273.16 0 केल्विन है तो -272.16 क्या रहेगा? दैट मींस इट शुड बी 1 केल्विन। इस तरीके से आगे चलो तो बताओ यहां पर -271.16 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? इट शुड बी
2 केल्विन। इस तरीके से चलते रहे आगे तो हमारे पास लास्ट में सोच के बताइए हमारा 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा। इट मस्ट बी 273.16 केल्विन, ये हमारा आ जाता है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.16 ले लेते हैं। अब आई रिपीट अगेन, 273.16 डिग्री सेल्सियस को हमने 0 केल्विन कहा, 272.16 डिग्री सेल्सियस को हमने 1 केल्विन कहा, 271.16 डिग्री सेल्सियस को हमने 2 केल्विन कहा। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम यहां पर 273.16 केल्विन कहेंगे। इस केस में देखो, यहां से लेके और यहां तक अगर गिना जाए, इनको काउंटिंग की जाए तो दीज आर 273.16, 0 से लेके और 273.16 नेगेटिव तक गए। यहां से काउंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये 0 से 273.16 जाएगा, यानी कि आपने इन सभी के कितने पार्ट्स कर दिए, आपने इन सभी के 273.16 पार्ट आपने कर दिए हैं। एक पार्ट जो होगा वो 1 केल्विन का होगा। कैसे? अगर यहां पर टेम्परेचर देखें तो यहां पर टेम्परेचर 1 केल्विन है, उससे ऊपर देखें तो 2 केल्विन है। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दैट इज आल्सो 1 केल्विन। मुझे डेफिनेशन चाहिए 1 केल्विन की। तो जैसे अभी आपने 1 डिग्री सेल्सियस की डेफिनेशन लिखी थी, वैसे आप यहां पे 1 केल्विन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सोचिए आपने डिग्री सेल्सियस की डेफिनेशन कैसे लिखी थी। आपने वहां पर लिखा था 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1/100। इसी तरीके से यहां पर लिखोगे 1 केल्विन इज इक्वल टू, सोचो क्या लिखोगे, 1 अपॉन, वहां 100 पार्ट्स थे तो आपने 100 लिखा था, यहां पर 273.16 पार्ट है तो यहां पर आप 1 अपॉन 273.16 लिखेंगे। आगे चलिए, फिर आपने लिखा था, इसके अंदर आपने लिखा था इट वाज 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखा था। अब आप इसकी बात नहीं करेंगे, अब आप इसकी बात करेंगे। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे, फिर इसको यहां पर लिखो इसके हिसाब से 273.16 माइनस ऊपर वाला 273.16, नीचे वाला कितना है 0, सो इट शुड बी 0। ये आपके पास आ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़े, दिस इज 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.16। दिस इज, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये 273.16 है और ये किसके बराबर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर अगर आप प्रेशर को लो कर दें तो लो प्रेशर पे यहां पर वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये आपके पास हुआ। दूसरी बात, अगर हम यहां पर आते हैं तो ये क्या है, दिस इज, ये कौन सा टेम्परेचर है, 0 केल्विन, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। कौन सा है, एब्सोल्यूट 0। तो इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं जैसे 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.16 इनटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर माइनस एब्सोल्यूट 0। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये रहा, बट एब्सोल्यूट 0 तो एब्सोल्यूट 0 ही हो गया, ये तो 0 ही है, इसको आप हटा दो, देन इट शुड बी 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.16 इनटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसीलिए मैं अगर 1 केल्विन टेम्परेचर की डेफिनेशन दूं तो मैंने नोट्स में 1 केल्विन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख रखी है। 1 केल्विन is defined as the temperature which is
1/273.16 fraction of the thermodynamic temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जिस पे वाटर का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में वाटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता हो, उसे हम नाम देंगे दिस इज 1 केल्विन. सो डेफिनेशन इज इनटू द नोट्स. इट सेज दैट 1 Kelvin is temperature which is equal to 1/273.16 fraction of the thermodynamic at triple point of water. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है 1/273.16 fraction of thermodynamic at triple point of water. This is the exact definition of 1 Kelvin. आप इसको बार-बार देखेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको बार-बार समझते रहेंगे. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. नाउ अब हमारे पास आया डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या है. दिस इज 1 केल्विन हुआ. अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन. सो दिस इज 1 एम्पियर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी मीन बाय 1 एम्पियर. 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है. सो आप शुरू कीजिए और समझिए इसको. आप लोगों को 1 एम्पियर की एक प्रॉपर डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं. आप इसको ध्यान से सुनना, इसके बारे में फिर हम और भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है उसको देखिए. सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम एक काम करते हैं. मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एक वायर कंसीडर कर ली, ये रही. एक वायर हमने ये कंसीडर कर ली, ये रही. ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा थिन वायर्स हैं और ये किसी मेटल की वायर्स हैं. तो वी कंसीडर 2 वायर्स. हम लोगों ने ये 2 वायर कंसीडर कर ली. मैं आपको इसकी एक सिंपल डेफिनेशन सुना रहा हूं. हम लोगों ने यहां पर 2 वायर कंसीडर कर ली. दोनों की दोनों वायर्स की लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है. तो इस वायर की लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है. इस वायर की लेंथ भी 1 मीटर है और दोनों की दोनों वायर्स बहुत बहुत थिन है, बहुत पतली है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इन वायर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो व्हाट विल यू से? वी कंसीडर 2 वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच. These two are metallic wires and having negligible area of cross section. हमने कहा इन दोनों का area of cross section negligible है. This is A wire, this is B wire and इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमने 1 मीटर ले लिया है. तो हमने क्या किया? हमने 2 वायर कंसीडर कर ली. पहली वायर A वायर, दूसरी वायर B वायर. Both these wires have negligible area of cross section and these both wires have length equal to 1 meter each and the separation between them is also 1 meter and whole this system is placed in vacuum. इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने वैक्यूम में रखा है. अब हम इन दोनों की दोनों वायर्स के साथ हम करंट का इनपुट अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को हम करंट देना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देना शुरू कर देते हैं. इस वायर को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया. इस वायर का इलेक्ट्रिक करंट I है. इस वायर को भी हमने करंट दिया. इस वायर का करंट भी I है. यानी कि दोनों की दोनों वायर्स के अंदर हम इक्वल करंट दे रहे हैं और ये करंट ऐसा है इसको हम अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं. ठीक है. अब आप पहले एक बात बताइए, जब इस वायर में करंट है तो ये वायर करंट कैरिंग वायर हुई और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप जानते हैं. इस वायर में भी करंट है, ये भी करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो सुनिए, इस वायर में करंट है, उस करंट कैरिंग कॉइल की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली कुछ यहां पर भी है, कुछ यहां पर भी है और डेफिनेटली कुछ यहां पर भी है. तो इस वायर की, फर्स्ट वायर की कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, उसको मैंने कहा B1 है. और इस वायर में भी करंट है, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है, ये रही.
अब आप एक बात समझिए, ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 यहां पर है, यानी कि जो ये सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इन द सेम सेंस जो ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो इसका मतलब इस कॉइल पे भी फोर्स लगेगा, इस कॉइल पे, इस करंट कैरिंग कॉइल पे कौन फोर्स लगाएगा? इस करंट कैरिंग कॉइल पे इस सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। और सेकंड कॉइल पे कौन फोर्स लगाएगा? सेकंड कॉइल पे फर्स्ट कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट कॉइल है वो सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में है और जो सेकंड कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में है। और हम धीरे धीरे करके इन दोनों करंट को इंक्रीज कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये कॉइल इस पे और ये वाली कॉइल इस पे, यानी कि फर्स्ट कॉइल सेकंड पे और सेकंड कॉइल फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रही है, हम उस फोर्स को भी धीरे धीरे चेक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो फोर्स एक दूसरे पे कितना अप्लाई कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने उस फोर्स को कैलकुलेट किया। धीरे धीरे करके हम यहां से इन दोनों का करंट इंक्रीज कर रहे हैं। करंट इंक्रीज करने से, इसका करंट इंक्रीज करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी कि ये B1 इंक्रीज होगी, और इसका करंट इंक्रीज करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ जाएगी, दैट मींस ये B2 इंक्रीज होगी। इसका मतलब इन कॉइल्स के ऊपर फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। और जब इन कॉइल्स पे फोर्स इंक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ करंट, उस केस में जब ये वाली कॉइल इस कॉइल पे और ये वाली कॉइल इस कॉइल पे, तब जब 2 into 10 to power -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दे। कितना फोर्स? दिस इज 2 into 10 to power -7 न्यूटन का जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उस केस में हम ये कहते हैं कि इनके अंदर फ्लो करने वाला करंट विल बी ऑफ 1 एम्पियर, कि भाई इनके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। यानी कि करंट बिटवीन टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 2 into 10 to power -7 Newton on each other when separated in vacuum, then the current will be said to be 1 ampere. अब आप कहोगे सर आपने यही वाला करंट क्यों लिया, इसके लिए यही वाला फोर्स क्यों लिया? इसके लिए आपको थोड़ा सा हाई लेवल की क्लासेस में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने यही वाला, यहां पर यही वाला फोर्स क्यों लिया है। फिलहाल आपको सिर्फ इसको याद रखना पड़ेगा कि जब आपने कोई दो कॉइल ली हो, दोनों कॉइल्स के अंदर करंट आपने धीरे धीरे करके इंक्रीज किया हो और दोनों की दोनों कॉइल्स के बीच में 1 मीटर का सेपरेशन हो और पूरा सिस्टम वैक्यूम में हो, तो इनके बीच में फ्लो करने वाले करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये दोनों की दोनों कॉइल एक दूसरे पे 2 into 10 to power -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देती है, तब हम इनके अंदर फ्लो करने वाले करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर इज द करंट flowing between two metallic coils separated by a distance of 1 meter when they exert a force of 2 into 10 to power -7 Newton on each other and the system is placed in vacuum. पूरे का पूरा सिस्टम जब वैक्यूम में रखा हो। यह बहुत डीप प्रोसेस है। 1 मीटर की डेफिनेशन के लिए आपको इतना ही, 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए आपको इतना ही याद रखना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम जानना चाहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है, दिस इज मोल। क्वेश्चन आया डिफाइन 1 मोल। 1 मोल क्या है और 1 मोल की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं।
तो सुनिए, 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है और 1 मोल की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, सुनिए। दिस इज नंबर 6, 1 मोल। इसके लिए आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आप ऑरेंज खरीद के ले आए और ऑरेंज आप 12 ऑरेंज लेकर आए हैं, 12 ऑरेंजेस आप लेकर आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप 1 डजन ऑरेंज लेकर आए हैं। तो आप 1 डजन ऑरेंज आप ले आए, दैट मींस आप 12 ऑरेंजेस ले आए। इसी तरीके से आप मार्केट से बनाना खरीद के लाए तो आप कहें कि सर मैं 12 ऑरेंजेस लाया हूं, देन आप उसमें से इसका मतलब 1 डजन ऑरेंज लेकर के आए हैं। इसी तरीके से हमारे पास हम लोगों ने कुछ सिंबल बना रखे हैं कि अगर हम ये कहें कि 12 है तो 1 डजन हो जाएगा। उसी के बेसिस पे, बिल्कुल उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहां पर कुछ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस या कुछ पार्टिकल्स या कुछ एटम्स हमने लिए हैं और उन एटम्स को हमने कह दिया दैट दीज एटम्स आर 1 मोल। तो 12 ऑरेंजेस लाओगे तो 12 ऑरेंजेस को 1 डजन कहा जाएगा। अगर आप मार्केट से अगर आप मार्केट से ऑरेंजेस लेकर के आते हैं और कितने, दिस इज 6.022 कहो या 6.023 कहो, वो डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर 6.023 है और कुछ बुक्स के अंदर 6.022 भी दे रखा है। सो अगर आप मार्केट से 6.023 into 10 to power 23 ऑरेंजेस लेकर आते हैं तो उन ऑरेंजेस को हम 1 मोल कहेंगे। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल इज द number of substances which are 6.023 into 10 to power 23। तो इसका मतलब अगर आपने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पर्सन के पास, किसी भी बंदे के पास अगर 6.023 into 10 to power 23 नंबर ऑफ सब्सटेंस कुछ भी है तो उसका मतलब उसके पास 1 मोल सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन है ये 1 मोल सब्सटेंस आए कहां से हैं, इनका नाम क्या है? These are एवोगैड्रोस नंबर। और ये आते कहां है, सुनिए। 12 ग्राम कार्बन 12 आप ले लें, सो इफ वी कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, these number of atoms are known as 1 मोल। और 12 ग्राम कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.023 into 10 to power 23 atoms। So you can say that 1 mole is the number of substances or number of atoms contained। सबसे exact definition, 1 mole is the number of atoms which are contained by 12 gram of carbon 12। 12 gram of carbon 12 में जितने number of atoms होते हैं, such atoms are known as 1 mole। Also you can say that number of atoms which are equal to 6.023 into 10 to power 23, they are also named as 1 mole। ये हमारे पास 1 मोल की डेफिनेशन आ जाती है। बच्चों, आप लोगों के पास हम लोगों ने यहां पर लेंथ की डेफिनेशन कर ली है, मास की डेफिनेशन कर ली है, टाइम की डेफिनेशन कर ली है, टेम्परेचर की डेफिनेशन कर ली है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कर ली है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन भी हमने कर ली है। लुमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको करने की जरूरत नहीं होती। ये डेफिनेशन आपको नहीं करनी है, ये वास्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको करने की नीड नहीं पड़ती है। सो आपको यहां तक ही करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है उसके बारे में बात करूंगा। यहां पर मैं अभी आपको छोटे लेक्चर भेज रहा हूं ताकि आप लोगों को ये जो टिपिकल चीजें हैं ये आपको समझ में आ जाएं।
अदरवाइज अगर बड़े लेक्चर होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इन्हीं छोटे लेक्चर्स को करते रहिए ताकि मैं आगे जाके फिर आपको जब एक लेवल पर हम पहुंच जाएंगे फिर आपको इसके बारे में और डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।